नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। बरसाना में राधा रानी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में अचानक भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। कुछ श्रद्धालु दबने लगे, लेकिन प्रशासन और स्वयं सेवकों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने व्यवस्था संभाली और दर्शन प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से जारी रखा। बरसाना में पारंपरिक लाठीमार होली का आयोजन पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ हुआ। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में भाग लिया। रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों के बीच महिलाओं ने पुरुषों पर प्रतीकात्मक लाठियां बरसाईं। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए। बागपत में किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं और 3 पीढ़ियों से आपसी संबंध बने हुए हैं। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि यह रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारंपरिक और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित है, जो वर्षों से कायम है। कानपुर में राज्य रतन समूह के 11 ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक साथ सर्वे की कार्रवाई की। अधिकारियों की टीम ने दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की। सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। विभाग ने बताया कि सर्वे का उद्देश्य वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और आगे की प्रक्रिया जांच के आधार पर तय होगी। लखनऊ में बसपा विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया। एक मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और दस्तावेजों की जांच जारी है। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनके विचारों के समर्थन में नारे लगाए और ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। आयोजन शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए और परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। सुल्तानपुर में सड़क दुर्घटना में एक श्रमिक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रशासन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक युवती झुलस गई। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में विशेष सजावट की जा रही है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार सृजन और नई नीतियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने निवेशकों को सुविधाएं देने का भरोसा दिया। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित कर आर्थिक विकास को गति देना है। गोरखपुर में किसानों के लिए कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले में आधुनिक कृषि उपकरणों और नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत बीज और सिंचाई पद्धतियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना बताया गया। मेरठ में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़कों के चौड़ीकरण और सुधार कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर काम चल रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर जाम की समस्या में कमी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।
है। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाओं में सुधार और प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने स्थानीय कारोबारियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए। उम्मीद है कि इस पहल से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। झांसी में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। प्लेटफॉर्म विस्तार, डिजिटल सूचना बोर्ड और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। नोएडा में आईटी कंपनियों के विस्तार को लेकर निवेशकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नई परियोजनाओं और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्टार्टअप और टेक कंपनियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य प्रगति पर है। सड़कें, प्रकाश व्यवस्था और हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि कार्य पूरा होने पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। बाराबंकी में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं शुरू की हैं। छात्रों को स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों की रुचि बढ़ेगी। शिक्षकों को भी नई तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। बरेली में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से जागरूक होकर टीकाकरण में भाग लेने की अपील की। अभियान का उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दौरान लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहयोग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और वैश्विक निवेशकों के बीच उत्तर प्रदेश की छवि मजबूत होगी। होली और होलिका दहन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन और आपात सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। प्रदेश में नई होम स्टे नीति 2025 लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत स्थानीय लोग अपने घरों को पंजीकृत कर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर कर्मचारी की पेंशन से 11 लाख रुपए की वसूली का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना स्पष्ट आधार के इस तरह की कटौती उचित नहीं है। फैसले से संबंधित कर्मचारी को बड़ी राहत मिली है। डिजिटल जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और डेटा संग्रहण पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी। कम बिजली मांग के कारण प्रदेश में 22 उत्पादन इकाइयों को रोस्टर के तहत अस्थायी रूप से बंद किया गया है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह कदम मांग और आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जरूरत पड़ने पर इकाइयों को फिर से चालू किया जाएगा। लखनऊ के लोहिया संस्थान में 510 बेड के रैन बसेरे और नई डायग्नोस्टिक सेवाओं की शुरुआत की गई है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नाम की स्पेलिंग गलती के कारण 45 वर्षों से पारिवारिक पेंशन से वंचित महिला को आखिरकार राहत मिली। दस्तावेजों में सुधार के बाद पेंशन स्वीकृत कर दी गई। यह मामला प्रशासनिक त्रुटियों को समय रहते सुधारने की आवश्यकता को दर्शाता है। यूपी बोर्ड ने एनसीईआरटी किताबों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल अधिकृत प्रकाशकों द्वारा छपी किताबें ही मान्य होंगी। बोर्ड ने अनधिकृत प्रकाशकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, ताकि विद्यार्थियों को सही और प्रमाणित अध्ययन सामग्री मिल सके। 46वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम घोषित कर दी गई है। चयन प्रक्रिया प्रदर्शन के आधार पर पूरी की गई। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है और राज्य को पदक दिलाने का लक्ष्य रखा है।
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास और कार्यालय पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने वित्तीय दस्तावेजों की जांच की। राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है, जबकि विभाग ने इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई शहरों में सड़क चौड़ीकरण और सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने और जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य तेज कर दिया गया है। नई प्रकाश व्यवस्था, हरित पट्टी और सड़क सुधार पर काम चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और शहर की सुंदरता बढ़ेगी। नोएडा में आईटी और स्टार्टअप निवेश को लेकर उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई परियोजनाओं और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने निवेशकों को बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। कृषि विभाग ने किसानों के लिए आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। विशेषज्ञों ने उन्नत बीज, सिंचाई और फसल प्रबंधन की जानकारी दी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीके लगाए गए। अधिकारियों ने लोगों से जागरूकता बढ़ाने और समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्लेटफॉर्म सुधार, डिजिटल सूचना बोर्ड और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता योजना का विस्तार किया गया है। सरकार ने ऋण और प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। नई स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर, टैबलेट और ई कंटेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा संसाधनों का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग कम होने के कारण 22 उत्पादन इकाइयों को रोस्टर के अनुसार अस्थायी रूप से बंद किया गया है। ऊर्जा विभाग के अनुसार यह कदम संतुलन बनाए रखने और अनावश्यक उत्पादन लागत घटाने के लिए उठाया गया है। आवश्यकता बढ़ने पर इन इकाइयों को फिर से चालू किया जाएगा। राज्य सरकार ने 38 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। साथ ही दिव्यांगजनों की सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने होम स्टे नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण और पर्यटन क्षेत्रों में घरों को होम स्टे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यूपी बोर्ड ने एनसीईआरटी पुस्तकों के लिए अधिकृत मुद्रकों की सूची जारी की है। अनधिकृत प्रकाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों को सही और प्रमाणिक पाठ्य सामग्री मिलेगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। लखनऊ के लोहिया संस्थान में 510 बेड के रैन बसेरे और नई डायग्नोस्टिक सेवाओं की शुरुआत की गई है। इससे दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि नई सुविधाओं से इलाज की गुणवत्ता और व्यवस्था बेहतर होगी। प्रदेश में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में नागरिकों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया से आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण अधिक सटीक और पारदर्शी होगा, जिससे योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री के हालिया विदेशी दौरे के दौरान हजारों करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से उद्योग, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। आधुनिक लाइटिंग, हरित क्षेत्र और बेहतर यातायात प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा।
होगा। नोएडा में आईटी और स्टार्टअप निवेश को लेकर उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने निवेशकों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्र को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा सके। महाशिवरात्रि और होली के मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और साफ सफाई के इंतजाम किए हैं। प्रमुख मंदिरों और बाजार क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नगर निकायों को स्वच्छता बनाए रखने और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष योजना लागू की गई है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की नई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्लेटफॉर्म विस्तार, एस्केलेटर, लिफ्ट और डिजिटल सूचना प्रणाली स्थापित की जाएगी। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रतीक्षालयों का नवीनीकरण और स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता योजना का विस्तार किया गया है। सरकार ने आर्ण सीमा बढ़ाने और कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। योजना से स्थानीय उत्पादों और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। इन शिविरों में उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती की जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञ किसानों को उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के उपाय समझा रहे हैं। विभाग का दावा है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निर्धारित टीके लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य टीमों की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं का विस्तार किया है। नई स्मार्ट क्लास में ई कंटेंट, प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव बोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों को भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई अधिक प्रभावी और रुचिकर बनने की उम्मीद है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए हजारों करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। नई लाइनें विकसित करने और स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना है। इस परियोजना से शहर में यातायात दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन विकल्प मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोकन इंग्लिश सुधारने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में ऑडियो वीडियो पाठ और अभ्यास सत्र शामिल हैं। छात्रों और युवाओं को निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अवसर बढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी तेल और नकली घी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। बाजारों में छापेमारी कर नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस कदम से उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष बजट जारी किया गया है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों और गाइडों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की घोषणा की गई है। विभिन्न जिलों में चयन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसके बाद राज्य स्तरीय मुकाबले होंगे। सरकार का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच देना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।